अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज मैं आप लोगों के साथ मेथ एम्फेटामिन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो ये जो मेथ एम्फेटामिन है, तो इसको क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है और इसको आइस ड्रग भी कहा जाता है। और ये जो आइस का नशा लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली ये मेथ एम्फेटामिन ही है जो लोग इसका मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आज बात करूंगा कि ये जो मेथ एम्फेटामिन है, फर्स्ट टाइम ये किस मकसद के लिए ये ड्रग ये डेवलप किया गया था साइंटिस्ट ने, और लोग इसका किस तरह मिस यूज़ कर रहे हैं। और ये जो ड्रग है, अगर इसका मिस यूज़ कोई बंदा करे तो इसके क्या क्या नुकसानात है, और अगर कोई बंदा इसके साथ आदी हो जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये सब बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस टॉपिक के तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ तस्वीर शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे कि ये जो ड्रग है मेथ एम्फेटामिन, जिस ये जो आइस का नशा जिसको कहते हैं, तो अगर इसका मिस यूज लोग करें तो फिर ये कितना डेंजरस ड्रग है। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर है, तो 2000 में जब इन्होंने अपना पिक्चर ले लिया, तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना और बिल्कुल फ्रेश ये नज़र आ रहे थे, बिल्कुल हेल्दी थे। लेकिन जब इन्होंने आइस का नशा शुरू किया, तो 2007 में जब इनकी पिक्चर ली गई, तो फिर ये इस तरह नज़र आ रहे थे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो आइस ड्रग है, ये जो मेथ एम्फेटामिन है, अगर इसका मिस यूज़ कोई बंदा करे तो फिर ये कितना डेंजरस डेंजरस ड्रग है। ये जो सेकंड पिक्चर है, इसमें भी अगर आप देख ले, तो फर्स्ट पिक्चर में ये बंदा बिल्कुल हेल्दी है, कोई बीमारी वो नज़र नहीं आ रही। और लेकिन जब इन्होंने आइस का नशा शुरू किया, तो फिर दूसरे पिक्चर में यही बंदा है, लेकिन आप इनके देखने का अंदाज चेक करें, इनके चेहरे पे कितने जख्म है। ठीक है, तो ये आइस के नशा की वजह से ही है, और आइस के नशे के टाइम पे इन्होंने अपने आप को जख्मी किया है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि ये जो आइस का नशा है, ये कितना डेंजरस है। तो अब इस ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो मेथ एम्फेटामिन है, इट इज ए साइंथेटिक एंड पावरफुल स्टिमुलेंट ड्रग दैट triggers neurotransmitters in the brain such as serotonin, dopamine and noradrenaline. तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि तमाम वो दवाइयाँ जो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामीन या नार एड्रेनलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, तो जब हद से ज़्यादा वो कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो फिर हमारे दिमाग को वो स्टिमुलेट करती है और वो अलर्ट रखती है हमें। ठीक है, फिर उसकी वजह से हमारी नींद ख़त्म हो जाती है और हमें एक्साइटमेंट हो जाती है और हम ज़हनी तौर पे बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी ये ज़हनी मरीज़ लोग होते हैं, तो इनके दिमाग में भी डोपामीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी भी दवाइयाँ ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, तो उस दवाइयों का मेन जो मैकेनिज्म है, जो मकसद है, वो यही है कि वो दवाइयाँ किसी मैकेनिज्म के थ्रू वो डोपामीन की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करती है। तो जब नॉर्मल हो जाए वो डोपामीन की कंसंट्रेशन, तो फिर बंदा बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरह नज़र आता है और वो नॉर्मल बंदे की तरह रिएक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो मेथ एम्फेटामिन है, तो ये इस केमिकल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से बंदे को फिर गुस्सा आता है, उनको बहुत सारे सिम्टम्स जो है ना वो आ जाते हैं, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये जो ड्रग है, तो बेसिकली ये यूपोरिया, ठीक है, एक्साइटमेंट, अलर्टनेस, तो इस तरह के ये जो फीलिंग्स है ये पेशेंट को आती है। लेकिन जब ये जो ड्रग था, ये फर्स्ट टाइम ये
डेवलप हो गया था, तो इसके पीछे ये मकसद नहीं था कि लोग इसका मिसयूज़ करें और इसको आइस के नशे पे के तौर पे इस्तेमाल करें, बल्कि ये तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके लिए ये ड्रग डेवलप किया गया था। क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में जब स्टडी की गई, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल के काम में वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और वो अटेंशन नहीं दे पा रहे थे अपनी स्टडी पे। तो वो जो लेक ऑफ एबिलिटी है टू बी इन्वॉल्व इन एनी वन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर देन ए फ्यू मिनट्स, तो वो जो अटेंशन नहीं दे पा रहे थे अपनी स्टडी पे, तो उनके दिमाग को अलर्ट करने के लिए ये ड्रग डेवलप किया गया और उनको दिया गया। जब उन बच्चों पे ये ड्रग अप्लाई किया गया, तो वो बच्चे फिर कंसंट्रेट भी कर पा रहे थे, अपने काम को सही तरीके से कर भी पा रहे थे। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो इसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट शो हो गया। तो सबसे पहला जो यूज था तो वो इसमें था। सेकंड, जो नार्कोलिप्सी जिसे कहते हैं, इसमें ये ड्रग इस्तेमाल किया गया और ये इसका थेराप्यूटिक यूज है। तो ये इट इज ए रियर स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोलेबल बाउट्स ऑफ स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पे अनकंट्रोलेबल नींद आ जाती है बंदे को, जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो। ठीक है, इट इज समटाइम्स accompanied by catalepsy। कैटालिप्सी किसे कहते हैं? a loss in muscle control and even paralysis brought on by strong emotions such as laughter। तो इसमें पेशेंट के मसल्स जो है ना वो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं और पैरालिसिस का खतरा भी हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मेथएम्फेटामिन ये दिया जाता था और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता था। तो इसके ये थेराप्यूटिक यूजेस है। इसके अलावा एपिटाइट को कंट्रोल करने के लिए ये इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो लोगों ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको भूख नहीं लगती। तो ऐसे साइकोलॉजिकल कंडीशंस है कि उसमें वो पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खाता है। ठीक है, और वो ये फील करता है कि अगर मैं ये ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा तो फिर मैं पतला हो जाऊंगा। ठीक है, तो एपिटाइट को कंट्रोल करने के लिए भी ये ड्रग इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इसकी कुछ थेराप्यूटिक यूजेस थी, लेकिन लोगों ने इसका मिस यूज शुरू किया। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च शो शो करूँगा जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो गई थी, और उसमें कुछ बातें हैं बहुत ज़रूरी कि ये जो आइस का नशा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सारे ममालिक में ये नशा किया जाता है और इस ड्रग का मिस यूज़ हो रहा है। तो 2017 में जब यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वे की गई, तो उसमें ये पाया गया कि 14.7 मिलियन पीपल ने मेथएम्फेटामिन का इस्तेमाल किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रग, इस ड्रग का मिस यूज़ ये कितना कॉमन है। उस रिसर्च में ये बात भी की गई कि ये जिन लोगों ने मेथएम्फेटामिन का इस्तेमाल किया था, तो उन लोगों में मेमोरी लॉस, उनकी याददाश्त कमज़ोर थी, उन लोगों को गुस्सा भी ज़्यादा आता था, और डैमेज टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिल की बीमारियां ज़्यादा थी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, और एरिथमिया, ठीक है, और डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, जो दांतों के मसाइल है। इसके अलावा ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान दांतों का वो ग्राइंडिंग करना, ठीक है ना, जोर जोर से, तो इस फिनोमेना को कहते हैं ब्रुक्सिज्म मेडिकल में। ठीक है, तो ये भी इसके साथ होता था। और जो वो रिसर्च थी, तो उसमें ये बात भी थी कि जो मेथएम्फेटामिन इसका जो लोग मिस यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा
उन लोगों में HIV एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। तो ये जो मेथएम्फेटामिन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है। इससे बहुत जल्दी बंदा आदी हो जाता है। ये ज़्यादातर केसेस में इसका कलर वाइट होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। बेटर टेस्टिंग क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इजीली डिजॉल्व्स इन वाटर और अल्कोहल। तो ये पानी में भी बहुत ज़्यादा आसानी से हल हो जाता है और अल्कोहल में भी। ये जो मेथएम्फेटामिन है तो बेसिकली ये एक और ड्रग है एम्फेटामिन, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करके उससे मेथएम्फेटामिन बनाई गई है। ठीक है, तो लेकिन ये जो मेथएम्फेटामिन है तो ये ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू एम्फेटामिन, और ये बहुत कम टाइम में हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, और it has also long lasting and more harmful effects on the central nervous system। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहता है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात है हमारे दिमाग पे। ठीक है, अ, और इसी वजह से ये जो ड्रग है इसका मिसयूज़ होता है। तो इस वजह से यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक इदारा है। तो इस इदारे ने क्या किया कि इस इदारे ने ये किया कि लीगली this drug will be only available through a non-refillable prescription। प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी बंदा इस ड्रग को नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो इसको ड्रग को बैन किया। जब डॉक्टर इस ड्रग को प्रेस्क्राइब करेगा तब पेशेंट को ड्रग मिलेगा, वैसे वैसे नहीं मिलेगा। तो वो जो रिसर्च थी जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो गई थी, तो 2020 में उसमें ये लिखा था कि among people aged 12 or older in 2020, 0.9% or about 2.6 million people reported using methamphetamine in the last 12 months। तो 12 साल या 12 साल से ऊपर जो लोग थे, तो 2020 में जब सर्वे की गई तो 2.6 मिलियन पीपल ने मेथएम्फेटामिन का इस्तेमाल किया था। अब स्टूडेंट्स उसमें कितने थे, तो 2021 में फिर जब सर्वे की गई तो एस्टिमेटेड 0.2% 8 ग्रेडर्स, 0.2% 10 ग्रेड्स और 0.2% ऑफ 12 ग्रेडर्स स्टूडेंट्स जो है ना, तो इतने स्टूडेंट्स ने मेथएम्फेटामिन का मिस यूज किया था। अब 2020 में उस रिपोर्ट में ये बात भी थी कि हाउ मेनी पीपल डाई फ्रॉम मेथएम्फेटामिन ओवरडोज। तो अप्रोक्सीमेटली 23,837 लोग मर गए थे मेथएम्फेटामिन के ओवरडोज की वजह से, इसके मिस यूज की वजह से। ठीक है, तो ये जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूं तो ये सिर्फ अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, हाउ इज मेथएम्फेटामिन मिसयूज, लोग मेथएम्फेटामिन का मिसयूज या गलत इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेथएम्फेटामिन कम्स इन सेवरल फॉर्म्स एंड कैन बी स्मोक्ड, स्नॉटेड, इंजेक्टेड और ओरली इंजेस्टेड। तो या तो ये लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, या इनहेल करते हैं या इंजेक्ट करते हैं सिरिंज के थ्रू। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मेथएम्फेटामिन है ये पानी में सॉल्युबल है, तो वो पानी में हल करके वो इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, या ये पिल्स फॉर्म में ये लेते हैं, ओरली इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो ये किसी ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को गर्म करके उससे जो वो स्मोक निकलती है
تو اس کو انہیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا یہ انجیکٹ کرتے ہیں یا پلس کے فارم میں یہ لیتے ہیں. تو اس میں جب کوئی بندہ یہ ڈرگ کو انہیل کرتا ہے تو 3 to 5 minutes ود ان 3 to 5 minutes اٹ ریچز ٹو برین. ٹھیک ہے، اتنی جلدی یہ ڈرگ جو ہے نا یہ برین تک پہنچ جاتی ہے. اور oral injection produces effects within 15 to 20 minutes. تو اورل انجیکشن یہ جو روٹ ہے تو اس پہ زیادہ ٹائم لیتا ہے یہ ڈرگ. اس کے علاوہ اب اس کے کون سے ایسے شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہے باڈی پہ جو کہ کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، تو ابھی ہم وہ پڑھتے ہیں. تو اس میں انکریز اٹینشن، ڈیکریز فٹیگ، تھکاوٹ نہیں ہوتی اس بندے کو، اور اٹینشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو دماغ ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انکریز ایکٹیویٹی، ویکفulness ڈیکریز ایپیٹائٹ، بھوک بھی نہیں لگتی، یوفوریا اینڈ رش انکریز ریسپائریشن، ریپڈ ہارٹ بیٹ. ٹھیک ہے، ٹیمپریچر بھی زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کا، ہائپر تھرمیا، کنولجنز ہو جاتے ہیں کبھی کبھار جب اوور ڈوز ہو. اور اگر یہ پیشنٹ ٹائم سے ٹریٹ نہیں ہوا تو پھر اٹ کین ریزلٹ ان ڈیتھ، یہ جو بندہ ہے یہ مر بھی سکتا ہے. اس کے لانگ ٹرم جو ایفیکٹس ہے جو زیادہ ٹائم کے لیے ہے جو کہ ڈینجرس ہے، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایڈکشن. یہ بندہ عادی ہو جاتا ہے اس ڈرگ کے ساتھ جو کہ خطرناک ہے. ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے یہ بندہ. انٹینس کریونگ پر ڈرگ، اگر یہ ڈرگ اس کو نہیں ملے گا پھر ٹائم پہ تو اس پہ وڈرال سمٹمز یہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انسومنیا، لاس آف سلیپ، اور نیند بھی صحیح نہیں ہوگی، موڈ ڈسٹربنسز، وائلنٹ بیہیویئر، مطلب کہ اس بندے کو غصہ بہت زیادہ آئے گا، اور سائیکوٹک فیچرز، یہ جو بندہ ہے یہ سائیکوسس کی طرف جا سکتا ہے. مطلب یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں تو ان کی طرح یہ پھر ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ پیرانویا، یہ شخص وہ شعبہ شروع کر دے گا لوگوں پہ، اور ہیلوسینیشنز. ٹھیک ہے، ان کو ہیلوسینیشن یہ شروع ہو جائے گی کہ یہ اس طرح سمجھے گا کہ مثال کے طور پہ فلاں بندے نے مجھے آواز دی، فلاں بندے نے مجھے اس طرح دیکھا. ٹھیک ہے، حالانکہ ریئل میں وہ اس طرح نہیں ہوگا. اور ڈیلوژنس جو اس سے بھی ڈینجرس ہے، فار ایگزامپل اس بندے کو اس طرح فیل ہوگا کہ the sensation for example the sensation of insects creeping under the skin، کہ اس کے سکن کے اندر انسیکٹس جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اپنے سکن کو بھی زخمی کر دیتا ہے. میتھ ایمفیٹامین یوز کین آلسو انکریز ونس رسک آف اسٹروک، اس کی وجہ سے اسٹروک بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ کو. which can cause irreversible damage to the brain، اور برین کو irreversible damage بھی وہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ویٹ لاس، سیویئر ٹو ڈیکے، دانتوں کے بہت زیادہ مسائل، اور ویٹ بھی بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور سکن سور، سکن زخمی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے کچھ لانگ ٹرم ایفیکٹس ہے. Are people who misuse methamphetamine at risk for contracting HIV or AIDS and hepatitis B and C؟ کیا جو لوگ میتھ ایمفیٹامین کا مس یوز کر رہے ہیں تو یہ ہائی رسک پہ ہیں ایچ آئی وی، ایڈز اور ہیپاٹائٹس بی اور سی؟ تو یس. اور اس کا جواب کیوں یس ہے؟ کیونکہ یہ لوگ سرنجز کا بار بار استعمال کرتے ہیں اس ڈرگ کو انجیکٹ کرنے کے لیے باڈی میں. ٹھیک ہے، اب یہ جو میتھ ایمفیٹامین ہے یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ تو illicitly manufactured meth is usually made by combining ephedrine or pseudoephedrine with other chemicals that are often poisonous or highly flammable. تو بیسیکلی ایک ڈرگ ہے ایپیڈرین یا سیڈو ایپیڈرین، یہ ادر کیمیکلز کے ساتھ کمبائن کر کے یہ بنایا جاتا ہے، اور وہ ہائیلی فلیمیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں
جس کے ساتھ آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. The mixture is then added to a solvent such as gasoline and heated to crystallize. یہ ایک اور سالوینٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے یہ کیمیکلز، اور پھر ہیٹ دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کرسٹلائز ہو جاتے ہیں کرسٹل فارم میں. اور یہ جو ہیٹنگ پروسیس ہے یہ کافی ڈینجرس ہے کیونکہ اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میتھ ایمفیٹامین may contain numerous cutting agents and chemical that were improperly separated during production. These often include red dye, methyl sulfonyl methane, amphetamines or other stimulants, copper salts which may result in a greenish color, fentanyl or other synthetic opioids, lithium acetone, toluene. تو اس طرح کے کیمیکلز بھی اس کے ساتھ ایڈ کر کے ایک کمپوزیشن بنائی جاتی ہے جو بعد میں لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس نشہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ٹائم پہ ان لوگوں کو کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنی نارمل حالت میں آ جائے. شارٹ ٹرم ایفیکٹس جب شروع ہو جائے تو اسی ٹائم ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس ٹائم یہ جلدی ریکور ہو سکتے ہیں. اب ان کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ کس طرح ہوتی ہے؟ تو بہت سارے ہاسپٹلز یہ ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے، اور بہت ساری کنٹریز میں. تو ادھر اسلام آباد میں بھی ایک ہے، بہت سارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے. میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اور ایڈریس بھی ڈال دوں گا، تو وہاں پہ بھی اس کی علاج ہو سکتی ہے اور ممکن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ڈیٹاکسیفائنگ اسٹیٹ وہ ہوتا ہے سب سے پہلے. اس پیشنٹس کے جو ہے نا یورین ٹیسٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے. ڈیٹاکسیفیکیشن اسٹیج اس کو کہتے ہیں، وہ ڈیٹاکسیفائی ہوتا ہے. اس پیشنٹ کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ڈرگ انہوں نے استعمال کیا ہو، اور اس کے بعد مختلف قسم کے ڈرگس ان کو دیے جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا پیشنٹ کنڈیشن. تو لائک اینٹی سائیکوٹکس ان کو دیے جاتے ہیں کیونکہ ان پیشنٹس کے دماغ میں ڈوپامین کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ان لوگوں نے اوور ڈوز لیا ہو تو پھر ڈوپامین کو اپنے نارمل لیول پہ لانے کے لیے اینٹی سائیکوٹس وغیرہ کے ڈرگز ان کو دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے دین کی دوائیاں تاکہ یہ نارمل حالت میں آ جائے. اس کے علاوہ ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ وہ ان کی جاتی ہے. مختلف قسم کے سائیکالوجسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ذہنی طور پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو نشہ ہے یہ بالکل خطرناک ہے، اور یہ سب جو ہے کاؤنسلنگ تو یہ وہاں پہ کر دیتے ہیں. تو اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے اگر ٹائم سے بندہ یہ سٹارٹ کر لے. ٹھیک ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ وہ بالکل ہو سکتی ہے، اور مختلف قسم کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جتنا آپ سے ہو سکے تو یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے. شکریہ.